Namaskar, myself Suchitra Chaudhary, Associate Professor from Department of Chemistry, SPC Government College, Ajmer. In continuation with coordination compounds, we will start the valence bond theory for coordination complexes. There are so many theories for explaining the bonding in coordination complexes. In this class, we will discuss about the valence bond theory of transition metal complexes. This theory was given by Pauling and Slater in 1935. There are some assumptions for this theory. We discuss first of all about them. In coordination compound, the ligands from covalent coordinate bonds to metal atom और आयन अर्थात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो मेटल और लिगेंड के बीच में कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मेटल कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इट मे बी 2, 4, 5 और 6 अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इट प्रोवाइड्स वैकेंट ऑर्बिटल. These may be s orbital, p orbital or d atomic orbital. These vacant orbitals hybridize and form the same number of new hybridized orbitals of equal energy. As we know, the atomic orbitals s, p and d are of different energy, so therefore first of all they will overlap all these orbitals, hybridize and forms equal energy hybridized atomic orbitals of equal numbers. This is the basic concept of hybridization and we have discussed hybridization in previous classes also. D orbitals involved in hybridization may be either inner n-1 d orbital or outer n d orbital. जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनमें इनर सेल का डी ऑर्बिटल भी काम में आ सकता है, उससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, या आउटर शेल का डी ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग या हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो सकता है, तो उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। जब मेटल हाइब्रिडाइज होकर के एक हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बना लेता है, उसके बाद में इन वैकेंट हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल में ligand can donate at least one lone pair to per orbital of electron to the empty hybrid orbital of central metal ion. जो सेंट्रल मेटल आयन के एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उसमें ligand पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पे वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Each ligand with filled sigma orbital then overlap with the empty hybrid orbital of central metal ion to form a covalent sigma bond. It is also known as coordinate bond because the electron pair is donated only by ligand. So we can say it is coordinate bond or we can say it also dative bond also. तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे जो कि लिगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर की वजह से बनता है। लिगेंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कहाँ पर, मेटल की वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नेटिक मोमेंट जब हम स्टडी करते हैं तो उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस कॉम्प्लेक्स के अंदर। So on the basis of value of magnetic moment, we can predict the number of unpaired electrons present in complex. And if we know the number of unpaired electron in metal complex, then it is possible to predict the geometry of the complex also. जब हमें उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का पता लग जाता है तो हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन का पता लगा सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाएगा तो हम उसकी ज्योमेट्री के बारे में भी पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसकी स्ट्रक्चर लीनियर होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यदि मेटल कॉम्प्लेक्स में तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी,
DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, 4 लिगेंड्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। 5 ligands are attached with metal and sp3 hybridization if there to trigonal bipyramidal structure होगी। और यदि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, 6 लिगेंड मेटल के साथ जुड़े हुए हों तो उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पे उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके आधार पे हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। और जब हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो हम उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत डिफरेंट ज्योमेट्री में जो स्ट्रक्चर बनती हैं उनको समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पर समझना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द स्पिन पेयर्ड एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो सम कॉम्प्लेक्स may be spin paired complex and some will be spin free complex. So what are the basic difference between spin paired and spin free, and when any complex becomes spin paired and which situation it becomes spin free complex, we will discuss about it here. A strong ligand can alter the configuration of the core of the central metal ion by causing forced pairing against Ohm's rule of maximum multiplicity. हुम्स का जो रूल आप प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि कोई भी इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स में पहले सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, उसके बाद में जब सारे ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद में उसमें पेयरिंग स्टार्ट होती है। ये हुम्स का रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था। लेकिन डिपेंड करता है लिगेंड के, किस टाइप का लिगेंड है। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है, सेंट्रल मेटल आयन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके उसमें पेयरिंग स्टार्ट कर सकता है। वेयर एज ए वीक लिगेंड कैन नॉट अल्टर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जबकि वीक लिगेंड जो होते हैं वो उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यदि कोई लिगेंड मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नाम से जानते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंतर्गत। और यदि वह लिगेंड उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर पाता है तो उसको हम वीक लिगेंड के द्वारा जानते हैं। तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में केवल इतना ही समझना है कि वह लिगेंड जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है उसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड है। साइनाइड लिगेंड जो है ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट आयन के साथ में यदि हम इसको देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह से इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6। 3d6 में जब हम हुम्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद में 6th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स हियर टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। लेकिन जब यही कोबाल्ट +3 मेटल आयन साइनाइड लिगेंड के संपर्क में आता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वो पेयरिंग को पोस्ट करता है, तो क्या होगा जब साइनाइड आयन लिगेंड की कांटेक्ट में कोबाल्ट मेटल आता है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है एंड ऑल द 6 इलेक्ट्रॉन्स बिकम पेयर्ड और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन सी हियर इट इन दिस स्ट्रक्चर। सेम कोबाल्ट +3 आयन है, 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर हियर 0। दैट मीन्स the change in number of unpaired electron is due to effect of ligand and such type of ligands are known as strong field ligand. Clear? Thus, it can be seen that the presence of strong field can reduce the number of unpaired electron by forcefully pairing them against Ohm's rule. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेंज कर देता है उनमें फोर्सफुली पेयरिंग स्टार्ट करके। दिस में ऑल्सो रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन अदर फील्ड इनर डी ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से आप क्या देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है तो आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल मिल जाती है। अगर साइनाइड लिगेंड नहीं है, कोई वीक लिगेंड है, तो वहाँ पे आप आगे एग्जांपल्स में देखोगे क्या होता है कि ऑल डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, हाफ फिल्ड, बट लिगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए कम्प्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होता है। तो यहाँ पर लिगेंड इनर डी ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा तो उसका आउटर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में काम आएगा। लेकिन यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग की वजह से डी ऑर्बिटल्स वैकेंट हो जाएंगे और यहाँ पर बॉन्डिंग में या हाइब्रिडाइजेशन में इनर सेल डी ऑर्बिटल्स भी काम आ सकते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स में और इस तरह के बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। लेकिन यदि वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी जगह पे हम कोई ऐसा लिगेंड लेते हैं जो पेयरिंग नहीं कर पाता है, तो वहाँ पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स विल बी अनपेयर्ड और उस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। तो आगे हम वो डिटेल में देखेंगे, बट बेसिक कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लिगेंड्स होते हैं जो कि फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है और डी ऑर्बिटल्स हमें वैकेंट मिल जाते हैं। तो इस टाइप के लिगेंड्स को हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वीबीटी। व्हाई वी शुड discuss here the stability of complex? Because we know when the ligand donate the electron pair to the metal तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लिगेंड के कंपेयर में हमेशा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, जब मेटल पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो उसमें अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के पश्चात भी उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टेबिलिटी कैसे आ पाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल. Pauline's principle of electroneutrality states that each atom in stable substance has a charge close to zero. तो पॉलिंग ने जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी दिया था, विद्युत उदासीनता सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, उसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है किसी भी सब्सटेंस में जब उसके ऊपर चार्ज क्लोज टू जीरो हो। For example, when we consider a coordination complex with MlN2+, this is a metal complex where N is the number of ligands which are attached to the metal and the charge on this complex is 2 positive. So where the ligands are neutral to electron donor, every ligand will donate one electron pair to metal. Since all of the electron in coordinate covalent bond come from one of the atom, formal charge suggests that each bond should place a negative charge on M2+. जो एवरी बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पर मेटल लिगेंड के बीच में, और लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है हर बॉन्ड के लिए, तो हर बॉन्ड जो है उस मेटल के ऊपर -1 चार्ज को इंडिकेट करता है। तो जब इस कंडीशन में क्या होगा, यदि डिस्कस करते हैं कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब Ml6 टाइप कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स वहाँ पे 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। Every metal ligand bond will introduce one negative charge on metal. 6 ligands are attached to the metal, that means 6 negative charge occurs on metal. But here already +2 metal oxidation number, तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो टोटल मेटल के ऊपर -4 चार्ज होना चाहिए, और जब मेटल पे -4 चार्ज होगा तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स प्रिंसिपल, बिकॉज देयर शुड बी चार्ज ऑलमोस्ट टू जीरो। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, इफ द डोनर एटम ऑन लिगेंड्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द मेटल, यदि मेटल पे जुड़ा हुआ जो लिगेंड है उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो डोनर एटम है लिगेंड का वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल है, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, these are the most electronegative elements in the periodic table as we know. They do not share their electron density equally. तो जो लिगेंड मेटल के बीच में हम बॉन्ड बना रहे हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है मेटल को। लेकिन यदि हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल लिगेंड का जो एटम है वो इसको
डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर नहीं करता है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिगेंड की तरफ अधिक होती है। सो द चार्ज ऑन द मेटल लोअर्स फ्रॉम इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट से तो उसका चार्ज लोअर हो जाता है। हमने क्या देखा, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट था +2, 6 लिगेंड्स के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल -4 चार्ज क्रिएट हो जाना चाहिए था उस पर, बट पॉलिंग का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो लिगेंड है उसका डोनर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द मेटल, सो दे डू नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली एंड हेंस द चार्ज ऑन मेटल only lowers from its oxidation state by spreading it out over several atoms। जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर वो स्प्रेड आउट होता है सेवरल एटम्स पे, बट नॉट बाय सो मच एज टू प्लेस सिग्निफिकेंट नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सेंटर। जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से क्या होता है कि उसके ऑक्सीडेशन स्टेट तो लोअर हो जाती है, लेकिन उसका सिग्निफिकेंट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पे नहीं क्रिएट हो पाता है, अर्थात मेटल के ऊपर कुल चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 ही रह पाता है। वाई? ड्यू टू स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन all the atoms means ligand atoms, metal atoms, etc. The closer the oxidation number of metal is to 0, that means जो metal का oxidation number होता है वो almost equal to 0 हो जाता है, and closer will its actual charge to be 0, तो इसका actual charge भी 0 के closer होता है। As a result, metal ligand bonds are typically about 50% covalent in character and 50% ionic। तो VBT के अनुसार जैसे कि हमने बताया कि कम्प्लीटली कोवलेंट कैरेक्टर होता है, वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द लिगेंड एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्प्रेड आउट हो जाता है ऑल ऑफ द एटम्स के ऊपर, तो देयर विल बी कम्प्लीटली कोवलेंट कैरेक्टर नहीं होगा। टिपिकली अबाउट 50% कोवलेंट और 50% आयनिक कैरेक्टर की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्रिएट हो जाती है और वो बनने वाला कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। तो फर्स्ट तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम समझ सकते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सेकेंड हमने इसका पॉइंट किया था फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के साथ साथ ये भी एक रीजन है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसकी वजह से किसी भी कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी होती है। सेकेंड वे टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ए मेटल सेंटर इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, अर्थात जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रिमूव करने का दूसरा मेथड है बैक बॉन्डिंग। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग वी विल डिस्कस हियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन सब मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सिग्मा बॉन्ड, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, दिस इज द बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि यहाँ पे लिगेंड्स जो होते हैं वो मेटल पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। इसके साथ साथ कुछ कॉम्प्लेक्स में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, मेटल टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, अर्थात मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो वह मेटल से वापस लिगेंड के कुछ वैकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और इस बनने वाले बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड के द्वारा जानते हैं। तो द लिगेंड्स लाइक साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, C2H4, PR3, etc. have an ability to accept electron density back donated by the metal ion into their low-lying vacant pi orbitals। अर्थात ये कुछ इस टाइप के लिगेंड्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं जो मेटल के द्वारा बैक डोनेटेड किए जाते हैं इनटू देयर लो लाइंग वैकेंट पाई ऑर्बिटल। इनके पास वैकेंट पाई ऑर्बिटल होते हैं, इन वैकेंट पाई ऑर्बिटल में वे मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। and accumulated charge due to sigma bonding on the metal। सिग्मा बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया था गोज बैक टू द लिगेंड थ्रू दीज पाई बॉन्ड्स। इन पाई बॉन्ड की वजह से वो लिगेंड्स के ऊपर चला जाता है, तो इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मेटल पे जो प्रोड्यूस हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाता है। This bond is formed because of overlapping of filled d pi orbitals or hybrid d pi orbitals of metal atom with low-lying empty LUMO means lowest unoccupied molecular orbitals
ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल, अर्थात जो मेटल का फिल्ड डी पाई ऑर्बिटल या हाइब्रिड डी पी पाई ऑर्बिटल है उससे लिगेंड के लूमो ऑर्बिटल लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये बैकवर्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम बैक बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। Here the dxy, dyz and dxz orbital of metal are used for pi bonding। जो पाई बॉन्डिंग में मेटल के जो ऑर्बिटल्स मेनली यूज होते हैं वो ये तीन डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं इन ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। तो द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड कैन बी ऑफ टू टाइप। लिगेंड के जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, डी ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स। The first type of empty orbitals are found in many ligands such as phosphorus in Pr3, sulfur in Sr2 and arsenic in AsR3 complex ligands। These are the ligands AsR3, Sr2 and Pr3। इनमें आर्सेनिक, सल्फर और फास्फोरस जो ऐसे एटम्स हैं इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में मेटल के फील्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है एंड दिस टाइप ऑफ ओवरलैप इज कॉल्ड डी पाई ओवरलैप। एंड second type of empty orbitals are found in ligands such as carbon monoxide, cyanide, nitrosyl etc. ligands having pi bond। ऐसे लिगेंड जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं उनमें क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब जो एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो वैकेंट होते हैं। तो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो लोवेस्ट एनर्जी के होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। दिस इज द डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड दिस इज कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड और दीज आर द पाई स्टार ऑर्बिटल्स। तो कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड से मेटल पे जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो दिस वन इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल ड्यू टू विच मेटल है नेगेटिव चार्ज एंड लिगेंड है पॉजिटिव चार्ज, और इसमें रेजोनेंस हो जाता है वापिस मेटल के द्वारा लिगेंड की अनऑक्यूपाइड पाई स्टार ऑर्बिटल, अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार अर्थात एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, तो ये इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो मेटल आयन पे इलेक्ट्रॉन रिच पॉसिबिलिटी हो सकती थी उसको ये न्यूट्रलाइज कर लेता है बैक बॉन्डिंग के द्वारा। Post binding is not possible if molecules such as water or ammonia are used as ligand। वाटर और अमोनिया टाइप के यदि लिगेंड हो तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द ऑर्बिटल यूज इन पाई बॉन्डिंग आर कम्प्लीटली फिल्ड। क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्डिंग में ऑर्बिटल यूज होते हैं वो ऑलरेडी कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं हो सकता। इस तरह से ये दो प्रिंसिपल हैं जिनके आधार पर हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे समझा सकते हैं। दी टू प्रिंसिपल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रिंसिपल गिवन बाय पॉलिंग एंड सेकंड बैक बॉन्डिंग ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेज। तो इस तरह से हमने आज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मेन एजम्पशंस के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट ज्योमेट्रीज इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड which hybridization and which structure we will found in different complexes we will study in the next class। Thank you.